बच्चों, कैसे हैं बेटा लोग? सभी लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। गुड बेटा। सो चिल्ड्रन, अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो बेटा, सेल से पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था। एक्चुअली आई वाज गिवन सम क्वेश्चन एज ए होमवर्क, तो उसका मैं सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। ओके बेटा। सो एक्चुअली बोथ क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकेंड, one question that is based on the terminal potential difference and another is also relating to the conductivity temperature. Okay, so I think just wait beta, I am going to explain all the things. So firstly, is it possible, क्वेश्चन आप दे सकते हो बेटा, इज इट पॉसिबल दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज जीरो? क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है? तो बेटा यही सब सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन whenever you will move ahead and you will wait for your board examination, then you will ask me after some time, definitely you will ask me that sir, there will be some objective type question, then sir please suggest me that which types of question I have to study, which types of, and from where I can get such types of objective question. So beta, everybody please keep it in mind, you don't need to go here and there, just you need to फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएगा बेटा। ओके, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या किसी भी कहीं पे भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल का जीरो हो सकता है? हो सकता है। मैंने बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पहले का सोल्यूशन है, सोल्यूशन फर्स्ट का है ये सोल्यूशन, क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन है बेटा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। तो हमने बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और बेटा मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तब होगा जब सर्किट कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगा। अगर आपके पास कोई सेल है, अगर आपके पास कोई सेल है, सपोज दैट ये सेल है और इसमें से करंट निकल रहा है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं निकाला है, कोई लगाया ही नहीं है, मैंने इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाया है तो बेसिकली आप मान चलते हैं कि मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी अगर हो सकता है, या रेजिस्टेंस जीरो मान लो, अभी वो इन्फिनिटी तो ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट में बात कर लेंगे। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस जीरो है, तो आप करंट निकाल लोगे। आपको पता है सेल के लिए करंट का जो फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये बताया था ना बेटा। और अगर यहाँ इस रेजिस्टेंस, अगर इस सर्किट में सेल के अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बेटा करंट मैक्सिमम जाएगा, और जो मैक्सिमम करंट जाएगा किसी भी सर्किट में, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि करंट मैक्सिमम जाएगा, और रेजिस्टेंस जो कि एक थ्रेड, जो कि एक अपोजिशन का काम करता है करंट का, जब वहां नहीं होगा तो मैक्सिमम करंट जाएगा, और जब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं तो रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो करंट क्या जाएगा? तो करंट जाएगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। मैक्सिमम जो करंट जाएगा सर्किट में वो क्या हो गया बेटा? जो मैक्सिमम करंट सर्किट में जाएगा वो होगा I मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो बेटा यहाँ पे जब हम देखेंगे तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई की वैल्यू पुट कर देंगे मैक्सिमम, ई अपॉन आर इंटू आर, आर से कट जाएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस ई जीरो। तो याद रखना बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर है इफ यस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अंडर व्हाट कंडीशन? जब करंट मैक्सिमम होगा। व्हेन द करंट विल बी मैक्सिमम इन एनी सर्किट, इट मींस वी कैन से दैट इफ यू हैव एनी सर्किट एंड that doesn't contain any resistance, then there will be flow of maximum current inside the circuit, and when the maximum current will flow inside the circuit, then there is a maximum chances to damage, to destroy the circuit. So you can say children, यहाँ पे maximum current होगा, that is I max is equal to E upon R। तो हम कह सकते हैं this is the solution of first question, आपको याद होना चाहिए। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इसका मैंने आपको ग्राफ भी बताया होगा, ये वाला, अगर आपको याद होगा तो बताइए, ये वाला या ये वाला, ये डायग्राम ए सही है कि बी सही है? इसके लिए
तो आपको पता होना चाहिए। बताइए, ये इनवर्सली है, ये लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना, तो बोलो सेम रेट से। तो ये वाला नहीं है, ये याद रखना, बी वाला डायग्राम उसके लिए होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए कि सेम रेट से जैसे जैसे ईएमएफ ड्रा होता चला जाएगा, करंट सर्किट से निकलता चला जाएगा, सेम रेट से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी घटता चला जाएगा। सेम एनर्जी, जैसे आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है ना बेटा कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इट मींस जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटता चला जाएगा। आप ही का मेरा, जब तक मैं जितना देर तक बोलता रहूंगा, वो मेरी जो एनर्जी है अंदर का, जो मेरा पोटेंशियल जो एनर्जी है, वो कहीं कहीं जो हमारा लाउड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इस एनर्जी में कन्वर्ट होते चला जाएगा और ज्यादा देर तक मैं बोल नहीं सकता हूँ। ऐसे ही सेल के अंदर जितनी एनर्जी है वो बाहर निकलती चली जाएगी, और जब टोटल एनर्जी फ्लो हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी फ्लो हो जाएगी, मैक्सिमम करंट बाहर निकल जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, गुड। तो चिल्ड्रन, दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन क्या होगा बेटा? एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ ए ग्राफ द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। एक चीज याद रखना बेटा, एवरीबॉडी प्लीज कीप इट इन योर माइंड। मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करिए। मैं आपको पर डे 10 टॉपिक नहीं देता हूं, मैं आपको 2 ही टॉपिक देखता हूं कि मेरे 10 मिनट का वीडियो देखो, 2 टॉपिक देखो, और अपना अगर ऐसे ही तुम याद रखना, कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर मैंने 2 वीडियो तुम मेरा देखे, और अगर आपने ऐसे 2 वीडियो में 4 क्वेश्चन मिला, अगर आप ऐसे इससे 2-2 क्वेश्चन देखते चले और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहोगे, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके पास लिए वही क्वेश्चन ले आ रहा हूं जो आपको मिलने चाहिए बोर्ड में, जो आपको जिस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसकी आपको जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप सभी लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है बताइए? व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो वहां से आपने एक फार्मूला निकाला होगा, रो इज इक्वल टू m अपान n ई स्क्वायर टाउ। एक रिलेशन आपको मिला होगा, रो इज इक्वल टू m अपान n ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पे जो रो है वो रजिस्टिविटी है, यहाँ पे जो रो है वो रजिस्टिविटी है। आपको मैं बहुत कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ यहाँ पे कि ये जो टाउ है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्यों? क्योंकि आपको देखना है हेल्प ऑफ ए ग्राफ द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर। किसी भी मेटालिक कंडक्टर के टेम्परेचर, अगर आपके पास कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, उसके टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, उसके टेम्परेचर को घटाओगे, तो क्या होगा? हाँ बेटा बताइए क्या होगा? अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उसके टेम्परेचर को घटाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो रजिस्टिविटी है, उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि जो रजिस्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल, यानी कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं ना। इट मींस द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। आप सभी को पता होगा क्योंकि इस डायग्राम में कंडक्टिविटी का पूछ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कंडक्टिविटी का टेम्परेचर से कोई आप रिलेशन दिखा नहीं पाओगे। तो आप ये दिखा सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो होता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो होता है। बोलो बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। तो 1 अपान रो करोगे तो यानी ये रिलेशन ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो इज इक्वल टू 1 अपान रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो उल्टा? n ई स्क्वायर टाउ अपान m। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। अगर हम बात करें रजिस्टिविटी का तो ये रिलेशन है टाउ, टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी का तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो आपको समझना है कि यहाँ टेम्परेचर कहाँ है? वेयर इज टेम्परेचर? वेयर इज टेम्परेचर? टेम्परेचर हिडन है, टेम्परेचर छुपा हुआ है, टेम्परेचर बिहाइंड है, बिहाइंड द कंडक्टर है। देखो टेम्परेचर रिलेट करता है टाउ से, टेम्परेचर रिलेट करता है टाउ से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का टाउ से क्या रिलेशन है।
हाउ टेम्परेचर रिलेटिंग टू द टाउ, हाउ टेम्परेचर रिलेटिंग टू द टाउ। तो आप एक चीज याद रखना बेटा, देखो इस केस में अगर हम बताएं, अगर आपको हम आपसे पूछें कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या, तो जैसे लोग जानते होंगे कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, आप सभी जानते होंगे या फिर सुना होगा कहीं पे कि टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा। कैसे? हम टाउ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिव, अगर ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इट मींस टाउ, यहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रहा है टाउ। टाउ क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। टाउ इज इक्वल टू है बेटा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज इक्वल टू है रिलैक्सेशन टाइम। और बेटा जो रिलैक्सेशन टाइम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जब किसी भी थर्मल एक्साइटेशन या थर्मल कोलिजन होता है, जब कोई भी कंडक्टर अगर रखा हुआ हो और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जिसकी वजह से वहां पे कोलिजन होता है, तो जो रिलैक्सेशन टाइम यानी एक इलेक्ट्रॉन एक आयन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के कोलिजन का जो समय होता है, कितने इंटरवल के बाद वो कोलिजन कर रहा है, और यानी अगर एक बंदा दूसरे बंदे से हर 5 सेकंड पे कोलिजन कर रहा है तो उसका 5 सेकंड रिलैक्सेशन टाइम हो गया, मतलब वो रिलैक्स्ड किया 5 सेकंड तक, फिर कोलिजन कर दिया, फिर रिलैक्स, फिर कोलिजन, तो रिलैक्सेशन टाइम है। तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर किसी भी कंडक्टर में, अगर किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हीट होगा, यानी हीट एनर्जी को दोगे, जब वो हीट होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो बहुत तेजी से होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत तेजी से होगा, जब इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएंगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुमको किसी भी जैसे एक जैसे बहुत तुमको कैसे कोई एरिया दे दिया जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, अगर आप उसको उसमें बाइक चलाना हो और बाइक आपको आराम से चलाना हो, तो आई होप आप कोलिजन नहीं करोगे, ज्यादा इसे आराम से बचा के निकाल जाओगे। लेकिन आपको बहुत तेजी से जाना है तो डेफिनेटली आप सबको ठोकते हुए जाओगे, इधर उधर लड़ाते हुए जाओगे ना। तो ऐसे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, जो मोशन होगा वो तेजी से बढ़ जाएगा, रैंडमली जो मोशन होगा बहुत तेजी से बढ़ेगा। जब उसका मोशन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन का टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन करेगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा, यानी 1/टाउ हो जाएगा। ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो रिलैक्सेशन टाइम, जब टेम्परेचर घट जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्लो करेंगे, स्लोली स्लोली मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन स्लोली स्लोली मूव करेंगे तो यानी कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम है, जल्दी मतलब लेट कोलिजन करेगा, समय लेके करेगा, 10 सेकंड बाद, आफ्टर 15 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड। आई होप देयर विल बी कोलिजन बट आफ्टर long time. It means relaxation time can be increases or maybe decreases and it's depend on temperature. तो temperature relating to the tau याद रखना, temperature relating to the tau। अब देखो tau it means रो, अगर हम यहां से देखा जाए तो 1/tau it means हम लिख सकते हैं बेसिकली, अगर इन सबको कांस्टेंट मान लें हम लिख सकते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/tau, और हमको पता है टेम्परेचर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी वहां पे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो वहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो यानी स्क्वायर टाउ अपॉन है, यानी स्क्वायर टाउ अपॉन। अब देखो यहाँ पे उल्टा आ गया, अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर अभी तो मैंने रजिस्टिविटी की बात की, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा? कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? n स्क्वायर टाउ अपॉन m। तो सिग्मा अगर इन तीन को कांस्टेंट मान लें तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, बोलो। और आपको पता है टेम्परेचर इज, बोलो बेटा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ।
टेम्परेचर इज सिग्मा इज, यहां पे देखो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है, आपको मिल रहा है ना, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो अब टाउ बढ़ेगा, टाउ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और टाउ बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ। तो इसके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा बेटा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कंडक्टिविटी के। टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंडक्टिविटी। कैसे, देखो जब टाउ बढ़ेगा, आप इधर से देख सकते हो बेटा, जब टाउ बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, जब टाउ बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन जब टाउ बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टाउ बढ़ेगा यानी रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और जब टेम्परेचर घटेगा, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो यानी टाउ और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो सिग्मा भी एक दूसरे के किससे हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा वो कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसकी कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उसमें रजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, और जब रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। जब रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि आपको पता है द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो बेटा आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि आपको बोला है ग्राफ बनाने के लिए, तो आप आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो बेटा आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाना है, तो इट मींस कंडक्टिविटी और टेम्परेचर। तो दिस इज TEMP टेम्परेचर और दिस इज सिग्मा, इट मींस कंडक्टिविटी। और अगर इनकी बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये बनेगा आपका। आई होप आप सभी का ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, और इन दोनों क्वेश्चन के साथ साथ आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कहीं ना कहीं कुछ भी जो भी कंफ्यूजन होगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डालिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो यार तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो बेटा, शेयर करो, प्रमोट करो, सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।